हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विटामिन्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के। जो लाइट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसमें मैंने टॉप 50 जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाल कर लाए हैं। सो स्टूडेंट्स, आप कोई भी यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो, कहीं से भी आप वीडियो को देखते हो, बट इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि कहीं से भी पढ़ लीजिए बट पेपर तो इसी वाली पीडीएफ में 50 क्वेश्चन में से आपको 110% आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, देन काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो इसको मैं 2 और 3 पार्ट्स में डिफरेंट में डिवाइड कर दूंगा इस पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो कहीं पे भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, तो मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो सबसे पहले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज scattering of light is not enough at such height and there is no atmosphere at the greater height and there is no atmosphere at the greater height. The size of the molecule is smaller than the wavelength of the visible light. The light gets scattered towards the earth. So हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी एस्ट्रोनॉट्स स्काई में जाएंगे, देन उनको सारे के सारे जो यूनिवर्स है वो स्पेस है जो ब्लैक कलर की क्यों विजिबल होती है। तो सो ये सारे के सारा ब्लैक कलर का विजिबल होगा, बट जब भी हम इस सरफेस के ऊपर खड़े होंगे, देन हमारे सामने ये स्काई है सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का या डिफरेंट व्हाइट कलर का भी हमें नजर आता है, बट एस्ट्रोनॉट को सिर्फ और सिर्फ एक डार्क कलर ही नजर आता है। इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर इन द स्पेस हमारे सामने कोई भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट है, कोई भी गैसेस वगैरह नहीं प्रेजेंट है, तो जिस वजह से वहां पर स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। सो वहां पर स्कैटरिंग पॉसिबल ना होने की वजह से वहां पर कोई भी कलर हमें विजिबल नहीं होता। सो जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स को सारे के सारा स्काई का कलर ब्लैक ही नजर आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी एटमॉस्फेरिक एयर वगैरह जब फिर डिफरेंट पार्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट हो गए, देन स्कैटरिंग के कारण हमें डिफरेंट कलर्स का जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होता है। बट स्पेस में कोई भी पार्टिकल नहीं प्रेजेंट है, वहां पर एक कंप्लीट वैक्यूम है। सो जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स को सारे का सारा जो स्काई का कलर है वो डार्क ब्लैक नजर आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। सो इफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस ऑफ ऑल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ दिस ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन के ऊपर रख लें, देन ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो वेरी स्मॉल बनती है और इरेक्ट पोजीशन में बनती है। सो कौन से वाला लेंस हमारे सामने हो सकता है? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम एक कनकेव लेंस के अगर सामने हम रखेंगे, देन उसकी जो इमेज है हाईली डिमिनिश्ड बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी हमेशा, चाहे वो आप 2f से के पीछे रख लीजिए या f और 2f के बीच में कहीं पे भी रख लीजिए, और या फिर आप किसी और पोजीशन के ऊपर रखेंगे, देन आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। फ्रेंड्स, जो भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे 2f से पीछे या फिर f और 2f के बीच में जब भी हम रखेंगे, देन कनकेव लेंस के सामने हमारे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज काफी डिमिनिश्ड बनेगी और हमेशा इरेक्ट बनेगी। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसका आंसर आएगा कनकेव लेंस। नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा? कनकेव लेंस। ओके, सो नेक्स्ट है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, वो हमारे सामने 10 डायोप्टर दी गई है, हमने उसकी फोकल लेंथ को निकालना है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है 1/f के बराबर, और हमने फोकल लेंथ निकाली, सो इसलिए इस फॉर्मूला को मैं चेंज करने जा रहा हूँ 1/p के साथ। इसको आप रीअरेंज करेंगे, देन p को नीचे और f को ऊपर लेकर जाएंगे, देन आपके सामने फोकल लेंथ आ जाएगी। ओके, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू हमारे सामने दी गई है 10 डायोप्टर। सो 10 डायोप्टर को अगर हम इसको 0.5 मीटर के बराबर भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें, देन 0.1 मीटर को 0.1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, तो आपकी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी।
ओके, सो 0.1 इंटू 100, सो आपके सामने हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इजिली इस वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए इसकी फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्टेट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स हम जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या कहता है। स्नेल्स लॉ इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होता है, जिसको हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं, और ये होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ ने हमारे सामने ये वाला एक्सप्रेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो जो भी इसमें देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द एयर enters obliquely into the glass slab, it observed that the light ray emerges parallel to the incident ray but shifted sideways slightly. Draw a label diagram to illustrate this. So हमारे सामने इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हमने लेबल डायग्राम क्रिएट करना है। किसका लेबल डायग्राम हमने बनाया? जब भी रे ऑफ लाइट एक एयर मीडियम से आएगी और किसी दूसरे मीडियम मतलब ग्लास मीडियम में जब भी एंटर करेगी, देन वो हमारे सामने रे ऑफ लाइट जस्ट शिफ्ट करके वापस चली जाएगी। ओके, सो ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, और जब भी ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी, इस वाले सरफेस के ऊपर, देन क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड एयर मीडियम था और इनसाइड ग्लास मीडियम था, जिसके कारण ये रे ऑफ लाइट बेंड कर जाएगी। सो बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब यहाँ पर इस पी के सरफेस के ऊपर इसकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर कर गई है, और हमने इसका लेबल डायग्राम क्रिएट करना था। ओके, सो ये रे ऑफ लाइट इस ग्लास मीडियम से होती हुई देन बाहर जब भी जाएगी, देन ये रे ऑफ लाइट एक बार फिर से बेंड कर जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर भी अकर करेगी। ओके, तो जब भी हम इसको बैक साइड की ओर प्रोड्यूस करवाएंगे, देन हमें लगेगा कि रे ऑफ लाइट सिंपल अपने ही डायरेक्शन से थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी है। ओके, सो जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, पैरेलली शिफ्ट बोलते हैं इसको। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया एंड द हाइपरमेट्रोपिया। सो एक पर्सन है जिसको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों के दोनों डिफेक्ट उसके अंदर है। तो जिसका मतलब वो पर्सन एक नजदीक पड़े हुए कोई भी ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख सकता और दूर पड़े हुए कोई भी ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख सकता, जिसके कारण उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट उसमें पाए गए हैं। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन बी करेक्ट दिस वन डिफेक्ट? सो कौन से वाला लेंस इसकी हेल्प करेगा? सो हमारे सामने बाई फोकल लेंथ वाला, जिसके दोनों के दोनों लेंस उसके ऊपर पड़े हो, एक ही लेंस में डले हुए हो, देन उसको हम बाई फोकल लेंथ लेंस कहते हैं। ओके, सो उस पर्सन को बाईफोकल लेंथ लेंस को यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण वो अपने जो दोनों के दोनों डिफेक्ट्स मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्लियर कर सकता है। सो हाउ आर दीज लेंस आर प्रिपेयर्ड? सो लेंस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए, सो यहाँ पर ऊपर की ओर कॉन्वेक्स लेंस हो गए, ऊपर की ओर कनकेव लेंस हो गए, और नीचे की ओर स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्वेक्स लेंस नीचे की ओर हो गई। ओके, सो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस हो गए, ऊपर की ओर कनकेव, और यहाँ पर नीचे की ओर कन्वेक्स लेंस हो गए। सो एक ही लेंस में दोनों के दोनों लेंसेस हमारे सामने पड़े हो गए, जिसको कनकेव और कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ओके, सो इसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। इसके कारण हम इजिली अपने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के दोनों डिफेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ द पावर 3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग दिस नियर विजन एंड -3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग द डिस्टेंट विजन। ओके, सो दूर की चीजों को देखने के लिए उसके जो लेंस यूज किया है उसकी पावर है -3 डायोप्टर, एंड जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए +3 डायोप्टर। सो हम इसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है। सो हम कैसे निकालेंगे? पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 1 बाय फोकल लेंथ f। ओके, और f किसके बराबर होगा? पावर से हम इजिली इसका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। सो 1 बाय पावर के दी है 1/3, सो जिसका मतलब 0.3333 इस तरह से हमारा जो मीटर हमारा फोकल लेंथ आ जाएगी। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, देन 33.3 सेंटीमीटर इसकी जो फोकल लेंथ आ जाएगी इन द सेंटीमीटर की फॉर्म में। ओके, सो पहले में हमारे सामने जो फोकल लेंथ पावर दी गई थी वो पॉजिटिव में थी, सो जिसका कारण यहाँ पर फोकल लेंथ इसकी भी क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। ओके, बट अगर आप सेकेंड टाइम अगर निकालोगे, देन सेम फॉर्मूला ही हमने यूज करना है, उसके में हमारी वैल्यू आएगी 33.33 सेंटीमीटर, बट विद अ नेगेटिव साइन। ओके, क्योंकि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो डिफरेंट साइन के साथ होती है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। ऋषि वेंट टू अ palmist to show his palm. The palmist used a special lens. For this purpose, state the nature of the lens and the reason for this use. So उसने कौन से वाला लेंस palmist ने यूज किया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ऋषि अपनी पाल्म को दिखाने जा रहा है palmist को। ओके, सो जिसने छोटे वाले साइज वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा करके देखना है कि उसकी पाल्म में क्या डिफेक्ट है, क्या उसके कारण है। ओके, सो उसके लिए पाल्मिस को कौन से वाला लेंस यूज करना पड़ेगा, कौन सा लेंस होगा उसका, कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के सामने प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स जो स्मॉलर वाले ऑब्जेक्ट को बिगर बनाकर हमारे सामने शो करता है। सो इसीलिए हम कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। ओके, सो इसको इस तरह से देखिए, यहाँ पर जब भी हमारे सामने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे भी हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और इसकी जो इमेज बनेगी ये काफी बड़ी इमेज इसकी बनेगी जो उसकी पाल्मिस की ऋषि की पाल्म के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सो उसकी इमेज काफी बड़ी बनेगी, सो जिसके कारण पाल्मिस को कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा मैग्नीफाइंग ग्लास की फॉर्म में। ओके, सो वेयर शुड द पाल्मिस्ट place and hold the lens so as to obtain the real and magnifying image of an object. So real and magnifying image बनाने के लिए उसको यहाँ पर f और 2f के बीच में रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखना पड़ेगा ताकि उसकी इमेज जो रियल इमेज बने और इसकी इमेज जो उसकी आईज में बन सके। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, focal length of this one lens is 10 centimeter and the distance of 5 centimeter from the palm and use the lens formula to find out the position and the size of the image. So हमने size of the image को बनाने के लिए, चेक करने के लिए और position of the image को चेक करने के लिए लेंस फॉर्मूला का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स लेंस फॉर्मूला को हम कैसे यूज कर सकते हैं, 1/f किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, -1/u प्लस 1/v के बराबर होगा, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। ओके, सो फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे सामने दी गई है, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और उसने उसकी पाल्म को 5 सेंटीमीटर वे रखा हुआ है, जिसका मतलब यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे सामने 5 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब हमने पोजिशन ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ इमेज को फाइंड करना है, इसका मतलब हमने v की वैल्यू को फाइंड करना है। सो जैसे ही हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सो f की वैल्यू पॉजिटिव की 10 आ जाएगी 1/10 एंड 1/u, u की वैल्यू हो जाएगी -5 एंड प्लस 1/v। सो 1/v की वैल्यू हमने निकालनी है, सो नेगेटिव के साथ नेगेटिव को कैंसिल कर दीजिए और 1/v किसके बराबर आ जाएगी, 1/10 -1/v, सॉरी -1/5, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू परली साइड की ओर शिफ्ट करेंगे देन इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, सो एलसीएम लेने के बाद हमारे सामने एलसीएम आएगा 10 और 1 -2, इसका मतलब जो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या बन जाएगी, -10 सेंटीमीटर, इसकी इमेज बनेगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -10 सेंटीमीटर बनेगी। सो -10 सेंटीमीटर ये पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी, बट हमने उसका साइज भी निकाल कर देना है। सो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u के बराबर। सो v होगा पोजीशन ऑफ इमेज जो कि -10 हमने अभी निकाली है, और नीचे क्या करेंगे, u की वैल्यू जो हमारी -5 सेंटीमीटर। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, देन हमारे सामने जो आंसर आ जाएगा m की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ओके, सो मैग्निफिकेशन क्या होगी 2। सो जितना भी मान लीजिए उसके पाल्म के ऊपर छोटा सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, देन उसकी जो इमेज बनेगी वो थोड़ी बड़े साइज की बनेगी। ओके, सो बड़े साइज में उसकी इमेज बन जाएगी जो कि उसके डबल साइज की होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे एनालाइज द फॉलोइंग टेबल। इस वाले टेबल में हमारे सामने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज दी गई है और हमने डिफरेंट क्वेश्चंस के जवाब देने हैं इसी टेबल को ऑब्जर्व करते हुए। ओके, सो u की वैल्यू मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v की वैल्यू मींस हमारे सामने इमेज की डिस्टेंस दी गई है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सो हमने फोकल लेंथ निकालनी है, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग द रीजन। ओके, सो हमने पहले इसी वाले टेबल में से इसी वाले टेबल को यूज करते हुए हमने फोकल लेंथ को निकालना है। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने थर्ड वाली रीडिंग में हमारे सामने u की वैल्यू और f की वैल्यू u की वैल्यू और v की वैल्यू दोनों सेम है। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रखते हैं देन हमारी जो इमेज है वो 2f के
ऊपर ही बनेगी बट दूसरी साइड के ऊपर बनेगी। ओके, सो जिसका साइज बिल्कुल सेम साइज होगा, सो पोजीशन बिल्कुल सेम होगी, जिसके कारण हमारे सामने जो 2f मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 सेंटीमीटर। बट हमने तो फोकल लेंथ की वैल्यू बतानी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है ना हाफ, हाफ ऑफ दैट फॉर्म। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देंगे, देन हमारे सामने जो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ओके, सो 20 सेंटीमीटर इस वाले लेंस की जो फोकल लेंथ हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि हमने कन्वेक्स लेंस यूज किया और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ही होते हैं, तो जिसके कारण हमारी जो फोकल लेंथ प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, राइट द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच इज नॉट करेक्ट, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव अराइव्ड दिस कंक्लूजन। सो हमने देखना है इनमें से कौन सी वाली रीडिंग गलत दी गई है। सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब भी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से पहले, फोकल लेंथ से पहले मींस 20 सेंटीमीटर से कम वाली वैल्यू के ऊपर हम प्लेस करेंगे, देन उसकी जो इमेज बनेगी ना, वो इमेज बनेगी वो इरेक्ट इमेज बनेगी। ओके, सो इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। बट हमारे सामने दी गई जो रीडिंग है, जैसे 6 वाली रीडिंग है, इसमें देखिए स्टूडेंट, जब भी हमने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर मींस 20 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ थी, और हमने उसको 20 सेंटीमीटर से पहले ही रख लिया, तो जिसके कारण इसकी इमेज जो बनी चाहिए थी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी चाहिए थी, बट उसका साइन तो नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये वाली ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड वाला जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर उन्होंने पूछा था सीरियल नंबर 6, जो हमारे सामने रॉन्ग आंसर दिया गया। आगे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन का, सेलेक्ट अ एप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ अ लेवल डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट द सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 के ऊपर मतलब ऑब्जेक्ट को हमने 60 सेंटीमीटर के ऊपर प्लेस करना है और इसकी इमेज को हमने ड्रॉ करना है 30 सेंटीमीटर के हिसाब से। ओके, सो 60 सेंटीमीटर मींस हमने ऑब्जेक्ट को FO2F के बीच में रखना है, FO2F के बीच में रखना है और उसकी इमेज फॉर्मेशन हमने करनी है। स्टूडेंट्स हम इस तरह 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और यहाँ पर ये देखिए 40 सेंटीमीटर जो हमारी 2F की डिस्टेंस थी, और हमने 60 सेंटीमीटर दूर मींस हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे रख लेना है। ओके, सो ये होगी हमारी 60 सेंटीमीटर के दूर। ओके, सो ये हमारी ऑब्जेक्ट बनेगी, सॉरी इसकी इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर दूर इससे ऑप्टिकल सेंटर से दूर बन जाएगी। सो इस तरह से हम रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं हमारे सी वाले क्वेश्चन के पार्ट के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ मायोपिया, इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्टली, द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 5 मीटर, find the least the two possible reason due to which the defect of vision may have arisen. So with the help of a ray diagram explain these two following points. So यहाँ पर हमारे सामने ऑब्जेक्ट पर्सन मायोपिया डिफेक्ट से सफर कर रहा है, तो जिसको 5 मीटर से दूर कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल ही नहीं हो रहा, तो जिसके कारण उसकी जो इमेज है रेटिना के ऊपर नहीं बन रही होगी। सो उसके दो कारण हमने यहाँ पर बताने हैं। सो नंबर 1 कॉज क्या होगा स्टूडेंट्स, कि उसकी जो आई बॉल है, आई बॉल क्या हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी, उसकी आई बॉल इलोंगेटेड हो जाएगी, आई बॉल इलोंगेटेड। एंड सेकंड वन क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन रीजन ये हो जाएगा, और सेकंड वन रीजन उसकी जो आई लेंस है उसका जो कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा, आई लेंस कर्वेचर इंक्रीज, आई लेंस कर्वेचर इंक्रीज। ओके, सो आई लेंस का जो कर्वेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण उसको ये वाला ऑब्जेक्ट है विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाई द स्टूडेंट इज अनएबल टू सी द डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 5 मीटर फ्रॉम हिज आईज, क्योंकि उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है स्टूडेंट वो उसके रेटिना से पहले ही बन रही है, जिसके कारण उसको ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। व्हाट टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस कैन बी यूज फॉर दिस वन, कौन से वाला लेंस यूज कर सकते हैं हम, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मायोपिया डिफेक्ट है। सो आप मेरे को जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में बताइए मायोपिया डिफेक्ट के लिए कौन से वाला लेंस यूज करते हैं। हम यूज करते हैं वहां पर कनकेव लेंस, कनकेव लेंस हम यूज करते हैं मायोपिया डिफेक्ट के लिए। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दैट हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ दिस वन, क्योंकि ये डिफेक्ट क्या करेगा, रेटिना के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इमेज जाकर बना देगा। इफ इन दिस केस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ हमें दी गई हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ हमारे सामने दी गई हो 5 मीटर, फाइंड द पावर ऑफ दैट लेंस। सो हम तो पावर तो निकाल ही सकते हैं ना, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f मींस 5 मीटर। सो 1/5 को 1 डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 0.2 डायोप्टर
will be the power of that one concave lens. Okay students, so concave lens की पावर क्या हो जाएगी 0.2, क्योंकि concave lens की फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव, सो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस ऑफ 0.2 डायोप्टर इसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इजिली न्यूमेरिकल्स को यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को कर सकते हैं इजिली विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल फॉर्मूला. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक इंसिडेंट रेडिएशन जो सन से आ रही है, देन वो प्लेन ग्लास प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रही है. स्टेट द फिनोमिनन ऑब्जर्व इन दिस वन. सो फिनोमिनन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन ऑफ लाइट यहाँ पर अकर करता है. सो जिसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी रे ऑफ लाइट एक ग्लास प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी, देन वो रे ऑफ लाइट 7 कलर्स में सेपरेट हो जाएगी. ओके, सो वो रे ऑफ लाइट 7 कलर में सेपरेट हो जाएगी इस तरह से. सो वो 7 के 7 कलर वापस से दूसरे ग्लास सरफेस के में से जब भी पास करेंगे, देन वहां पर भी बेंडिंग ऑफ लाइट अकर करेगी. सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट यहाँ पर अकर करेगी. विच ऑफ दीज टू लाइट्स मेंशन्ड अबव विल हैव द हायर वेवलेंथ. वेवलेंथ किसकी हायर होगी स्टूडेंट्स, वेवलेंथ स्टूडेंट्स यहाँ पर येलो कलर की वेवलेंथ तो ज्यादा होगी किससे, ब्लू कलर से. सो क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, सो उसकी जो बेंडिंग होती है वो कम होती है. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर येलो कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा थी या ब्लू कलर के मुकाबले, सो इस वजह से यहाँ पर इसकी बेंडिंग कम हुई है. ओके, सो हाउ विल यू यूज the two identical glass prism to form a narrow beam of white light incident on a one glass prism emerges out to the second prism. So हम इस तरह से दो ग्लास प्रिज्म को इस तरह से एक दूसरे के साथ रख लेंगे. एक का बेस इस साइड की ओर होगा, दूसरे का बेस ऑफ दैट ग्लास प्रिज्म वो ऑपोजिट साइड की ओर होगा. सो जो भी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्प्लिट करेगी, बेंड करेगी, और उसके बाद वो वाली रे ऑफ लाइट इस सेकंड वाले प्रिज्म में पास करते हुए यहाँ पर व्हाइट कलर में फॉर्मेशन कर देगी, व्हाइट कलर का स्पॉट क्रिएट कर देगी. सो इस तरह से हम इजिली दोनों की दोनों प्रिज्म को ड्रॉ करके इस वाले डायग्राम को बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो यहाँ पर रोहित वांट टू इरेक्ट एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर. स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस वन. स्टूडेंट्स, रोहित ने कन्वर्जिंग मिरर यूज करना है, सो जिसको कनकेव मिरर भी बोलते हैं, और फोकल लेंथ उसकी 40 सेंटीमीटर होगी. सो रोहित को इस तरह कन्वर्जिंग मिरर को यूज करना पड़ेगा, सो जिससे उसकी इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होगी. ओके, सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए भी एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसकी इमेज फॉर्मेशन जो एनलार्ज इमेज बनेगी ए डैश एंड बी डैश. ओके, सो ये उसकी इमेज बन जाएगी और ये वाला उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो जिसके कारण वो इजिली इस इमेज को देख सकता है. सो इस तरह से हम रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन. सो कहां पर इस टाइप की इमेज यूज करते हैं हम, शेविंग मिरर में. हम जब भी स्मॉल हेयर्स को देखने के लिए शेविंग मिरर में इसी तरह कनकेव मिरर को ही हम वहां पर यूज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय अ डेप्स्ट्री and in the laboratory as a magnifying glass. Her least distance of distinct vision is 25 centimeter. Least distance of distinct vision 25 centimeter है, मैग्निफिकेशन हमने निकालनी है. ओके, सो 5 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, 5 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, और 25 सेंटीमीटर उसकी इमेज डिस्टेंस है. सो हम फोकल लेंथ को यूज करेंगे, हम फॉर्मूला फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस को यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की निकालने के लिए. सो एफ की वैल्यू दी गई है हमारे सामने 5 सेंटीमीटर. ओके, सो वी की वैल्यू हमारे सामने दी गई है 25 सेंटीमीटर. कौन से वाला लेंस दिया गया हमें, कन्वेक्स लेंस. ओके, सो मैग्नीफाइंग ग्लास में हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. सो फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस जो होती है पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस जो होगी, इमेज डिस्टेंस वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होती है मैग्नीफाइंग ग्लास में. ओके, सो इसकी वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव होगी, क्योंकि हमने मैग्नीफाइड ग्लास की फॉर्म में यूज करना है. सो इसको नेगेटिव ऑफ 25 लेंगे, और u की वैल्यू हमने बाहर निकाल लेनी है. सो 1 by f इज इक्वल टू 1 by u विद द नेगेटिव साइन प्लस 1 by v. ये होगा हमारा लेंस फॉर्मूला.
सो लेंस फॉर्मूला में हम u की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो u की वैल्यू के लिए हम 1/u इस साइड पर ले जाएंगे, 1/v और 1/v माइनस ऑफ 1/f हो जाएगा। सो 1/v की वैल्यू हमें पता ही है, सो 25 सेंटीमीटर माइनस में, ओके। सो प्लस सॉरी माइनस करेंगे फोकल लेंथ वैल्यू, 1/f की वैल्यू होगी हमारे सामने 5। सो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, हमारा जो आंसर आएगा -6। सो 25 जो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 5। सो क्या आ जाएगा, -6 डिवाइड बाय 25, -6 डिवाइड बाय 25। और u की वैल्यू हम यहाँ पर से निकाल लेंगे, u की वैल्यू हो जाएगी 25 ऊपर और 6 नीचे विद नेगेटिव साइन, ओके। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी इतने सेंटीमीटर इसकी u की वैल्यू आ जाएगी। बट हमने तो मैग्निफिकेशन निकालनी थी। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v बाय u। मैग्निफिकेशन होती है v बाय u। सो मैग्निफिकेशन के लिए जो v की वैल्यू है वो हमारे सामने -25 सेंटीमीटर, एंड u की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है -25 एंड डिवाइड बाय 6 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर, तो इस दोनों को कैंसिल कर देंगे। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी। 6 सेंटीमीटर नॉट सॉरी, ओनली 6 मैग्निफिकेशन के, क्योंकि कोई भी यूनिट नहीं होते। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का देखिए, रवि केप्ट अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर के ऊपर उसने हैरी के सामने उसने बुक को रखा, बट हैरी को कुछ भी नजर नहीं आया। कारण क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि हम जानते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन जो होती है हमारे सामने 25 सेंटीमीटर होती है, बट हैरी के सामने उसने बुक कितने सेंटीमीटर कर रख दी, 10 सेंटीमीटर के ऊपर। सो जिसके कारण वो वाली बुक उसको क्लियरली विजिबल नहीं होगी, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। सो इस वजह से उसको बुक नहीं विजिबल होगी, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट मेरे को जरूर देकर जाएं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर